नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निशा तिवारी। देवभूमि की तमाम बड़ी खबरों का रुख कर लेंगे। घने कोहरे की चपेट में इस वक्त हरिद्वार है। दिल्ली नेशनल हाईवे और हाईवे पर कोहरे की सफेद चादर जो है वो इस वक्त देखने को मिल रही है। अगर दृश्यता की बात करें तो विजिबिलिटी बेहद कम हो चुकी है। हाईवे पर वाहन रेंगते हुए नजर आ रहे हैं तो कई जगहों पर चालक ज्यादा सावधानी बरतते भी दिखे। पुलिस प्रशासन ने अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। फॉग लाइट और सुरक्षित दूरी बनाए रखने की भी सलाह दी है। घने कोहरे की चादर में हरिद्वार और दिल्ली नेशनल हाईवे लिपटा हुआ नजर आया। ये तस्वीरें भी हम आपको नेशनल हाईवे की दिखा रहे हैं, जिस पर वाहन आप देख सकते हैं रेंगते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल हरिद्वार दिल्ली नेशनल हाईवे पर घना कोहरा छा गया है और कोहरे की सफेद चादर के कारण विजिबिलिटी जो है बेहद कम हो चुकी है, दृश्यता बेहद कम हो चुकी है, जिससे हाईवे पर चल रहे वाहन धीमी गति से आगे बढ़ने को मजबूर है। हेडलाइट की रोशनी भी कोहरे में फीकी पड़ती नजर आ रही है। वहीं कई स्थानों पर वाहन चालक अतिरिक्त सावधानी बरतते हुए भी दिखाई दिए। साथ ही पुलिस और प्रशासन ने वाहन चालकों से अपील की है कि रात के समय अनावश्यक यात्रा से बचे। अगर सफर जरूरी है तो फॉग लाइट का इस्तेमाल करते हुए सुरक्षित दूरी बनाए रखें। तो इस वक्त आप देख सकते हैं हाईवे पर कोहरे की परत छाई हुई है और ये तस्वीरें हरिद्वार दिल्ली नेशनल हाईवे की है, जहां पर वाहन जो है रेंगते हुए नजर आ रहे हैं। पूरे उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में शीतलहर का दौर जारी है। कड़ाके की ठंड इस वक्त पड़ रही है और यहाँ पे शासन, प्रशासन और पुलिस लोगों से सावधान और सतर्कता बरतने की अपील कर रहा है। अगर आवश्यक नहीं है तो घर में रहे, अनावश्यक यात्रा करने से बचे। घने कोहरे की चपेट में इस वक्त हरिद्वार दिल्ली नेशनल हाईवे और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पे वाहन रेंगते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस वक्त अगर हम बात कर ले हरिद्वार दिल्ली नेशनल हाईवे की तो यहाँ पे शीतलहर का दौर जारी है। साथ ही साथ कोहरे की चादर यहाँ पे देखने को मिली। मेरे सहयोगी हरिद्वार से विश्वास जुड़ चुके हैं। विश्वास, क्योंकि अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, तो वहीं हमने अपने दर्शकों को हरिद्वार दिल्ली नेशनल हाईवे की तस्वीरें दिखाई, जहां पे कोहरे की चादर में इस वक्त ये नेशनल हाईवे ढका हुआ है। सड़कों पर वाहन रेंगते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, बेशक निशा, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त उत्तराखंड के अंदर कड़ाके की ठंड जो है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि जितने भी यहाँ पे मैदानी इलाके हैं, मैदानी इलाकों में कोहरे की जो चादर है वो साफ तौर से देखी जा सकती है। जितने भी हरिद्वार के, या हम बात करें जो नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे पर कोहरे की चादर से जितने भी यातायात है, यातायात इस वक्त रेंगते हुए चल रहा है। हालांकि पुलिस विभाग जो है वो भी इसको लेकर अलर्ट जारी करता है समय समय पर कि जिस तरीके से आप जिस तरह से कोहरे की चादर देख रहे हैं तो फॉग लाइट का इस्तेमाल करें और हो सके तो अनावश्यक जो यात्रा है उससे बचे। देखिए, जिस तरह से अभी सर्दी का जो मौसम है, सर्दी का अभी आधे से ज्यादा सर्दी गुजर चुकी है और बारिश की एक बूंद तक इस वक्त यहाँ पर नहीं पड़ी है। तो जिसके चलते जो है सूखी जो ठंड है वो कहीं ना कहीं लोगों को परेशान कर रही है, फसल पर भी कहीं ना कहीं वो असर कर रही है। तो ऐसे में जिस तरीके से कोहरे की चादर जिस तरह से देखी जा रही है हरिद्वार के अंदर भी या मैदानी इलाकों में भी, तो कहीं ना कहीं अगर बारिश का भी कहीं दौर होता तो उसके बाद भी कहीं ना कहीं ये जो ठंड है, इस ठंड से थोड़ी निजात मिलती, क्योंकि सूखी ठंड जो है वो कहीं ना कहीं लोगों को परेशान कर रही है। साथ ही साथ में आपको पता, जिस तरह से दिसंबर जो महीना है वो प्रदेश में एक बूंद नहीं पड़ी है पूरे दिसंबर में। साथ ही साथ ये जो चीज है ये 2016 के बाद से ऐसा हुआ है। नवंबर में भी जिस तरह से बताया 98% बारिश जो है वो कम हुई है। बर्फबारी भी कुछ ही जगह पर हुई है इस सीजन की, तो जिसके चलते जनवरी में भी जो सूखा है वो बरकरार है। जबकि जनवरी के पहले सप्ताह में उत्तराखंड में औसतन 8 mm से ज्यादा जो बारिश है वो हो जाया करती थी, लेकिन इस बार जो बारिश नहीं हुई तो उसके चलते बागवानी, कृषि और साथ ही साथ जितने भी बुजुर्ग आम के महिला है उनकी सेहत पर भी प्रभाव पड़ रहा है। जी ठीक है विश्वास, मौसम विभाग के द्वारा क्या कुछ एडवाइजरी जारी की है लोगों के लिए? जी हाँ, देखिए, मैं आपको बता दूं जिस तरीके से अभी हालात जो मौसम के हैं ये आने वाली 12 जनवरी तक इसी तरह के हालात रहने वाले हैं। सूखी ठंड का ही ऐसा जो असर है वही देखा जाएगा। तो ऐसे में प्रशासन भी लोगों से अपील कर रहा है कि अनावश्यक यात्रा से बचे और जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा घरों में रहें, क्योंकि जैसे ये शीत लहर का दौर है और आने वाले समय में पाला पड़ रहा है। तो ऐसे में ठंड है और फिसलन है, इस तरह की जो कहीं ना कहीं जो स्थिति है वो बनेगी। तो ऐसे में जो प्रशासन है, प्रशासन लोगों से ये जरूर अपील कर रहा है कि जिस तरीके से लोग अनावश्यक यात्रा से बचे। साथ ही साथ में आपको तो ये मौसम का जो अजीब मिजाज जो है उत्तर देहरादून में भी देखने को मिल रहा है कि दिन में जिस तरह से धूप निकलती है तो कहीं ना कहीं चटक धूप जो है वो गर्मी का एहसास करा रही है, लेकिन जैसे जैसे शाम होती है तो शाम होती कड़ाके की ठंड हो जाती है। तो ऐसे में जो
हम बात करें जो दिन का तापमान है, तापमान में सामान्य से तो 3 डिग्री ज्यादा वो एहसास कराता है, और साथ ही साथ जो न्यूनतम तापमान है वो 1 डिग्री से कम चला जाता है। जो सामान्य तापमान है उससे 1 डिग्री से कम चला जाता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो सूखी ठंड है वो लोगों को जरूर परेशान कर रही है जी। बिल्कुल विश्वास, सूखी ठंड तो लोगों को परेशान कर रही है। अगर पूरे उत्तराखंड की बात करें तो मैदानी इलाका हो या फिर पहाड़ी इलाका हो, इस वक्त ठंड का प्रकोप जो है देखने को मिल रहा है। लोग अलाव का सहारा भी लेते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं सड़कों की स्थिति की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी वाहन जो है रेंगते हुए नजर आ रहे हैं। और ये मौसम, जैसा कि आपने बताया कि 12 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहेगा, बारिश के आसार भी नहीं है। स्कूलों की अगर हम बात करें तो छुट्टी बढ़ा दी गई है। कब तक छुट्टियों के आदेश दिए गए हैं? जी हाँ, देखिए जिस तरीके से अभी जो विंटर वेकेशंस हैं वो अभी हाल ही में जो है वो चल रही हैं, जिसकी वजह से बच्चे जो हैं वो जरूर स्कूल नहीं जा रहे हैं। और अभी तक जो छुट्टी का जो आदेश है वो अभी 11 तारीख तक जो है, क्योंकि 11 तारीख को कभी इतवार है, तो ऐसे में 11 तारीख तक जो छुट्टी है वो है। और ऐसे में आगे इस छुट्टी को बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से मौसम का जो मिजाज है वो कहीं ना कहीं जिस तरह से बुजुर्गों को या बीमार लोगों को तो परेशान कर सकता है, तो कहीं ना कहीं बच्चों के लिए भी ये मुश्किल का दौर है। क्योंकि अगर बच्चे इसके लिए सुबह सुबह स्कूल जाएंगे तो कहीं ना कहीं इस तरह की ठंड कहीं ना कहीं चपेट में ले सकती है। तो इसके लिए जिस तरह से प्रशासन लोगों से अपील कर रहा है कि जितना हो सके खुद को सेफ रखे, गर्म कपड़ों से ढके, और जितना ज्यादा हो सके अलाव का सहारा ले, और गर्म पेय पदार्थ जो है उसका ज्यादा से ज्यादा सेवन करे। तो ऐसे में बच्चों के लिए भी विशेषकर यही कहा गया है कि बच्चों को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके अपने घर में रखें और ठंड से बचा के रखें। तो कहीं ना कहीं छुट्टी का जो आदेश है, हो सकता है कि जो अभी 11 तारीख तक छुट्टी है उसको आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि जिस तरीके से मौसम का जो मिजाज है वो आने वाले दिनों में इसी तरह का बरकरार रहना है। तो कहीं ना कहीं कोहरे का जो सितम है वो आगे भी देखा जाएगा जी। जी विश्वास, मौसम विभाग की तरफ से उत्तराखंड के ऐसे कौन कौन से जिले हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित है, जहां पे सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है? जी हाँ, देखिए जिस तरीके से कोहरे की हम बात करें, कोहरे का जो सितम है वो आगे भी जारी रहने वाला है। तो जैसे जितने भी मैदानी इलाके हैं, हम बात करें देहरादून, उधम सिंह नगर का और हरिद्वार और काशीपुर, तो ऐसे जो इलाके हैं ये इन सभी इलाकों में जो है आने वाले समय में भी कोहरे की चादर जो है वो छटने वाली नहीं है। तो कहीं ना कहीं यातायात व्यवस्था पर भी, और कहीं कहीं ना कहीं जो ये ट्रेनों का यातायात है उस पर भी असर पड़ सकता है। तो इसलिए कि जितने भी ये जो मैदानी इलाके हैं, मैदानी इलाकों में आने वाले दिनों में कोहरे की चादर जो है वो बिछी रहने वाली है। तो अभी लंबे समय तक कोहरे से कोई निजात मिलने वाली नहीं है। तो ठीक है ऐसे में विश्वास। प्रशासन जो है यहाँ। ठीक है विश्वास, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हरिद्वार में एक महिला ने प्रेस क्लब के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके आश्रम पर कब्जे करने का एक बड़ा आरोप लगाया, जहां महिला का यह कहना है कि उनके आश्रम पर कुछ दबंग लोगों ने जबरन कब्जा कर लिया है और पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत से उन्हें परेशान भी किया जा रहा है। पीड़िता ने कहा कि उन्होंने इस मामले की शिकायत मुख्यमंत्री तक पहुंचाई है, लेकिन अभी तक कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद पीड़िता ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे अपने समर्थकों के साथ आंदोलन करने को मजबूर होगी। वहीं जिस आईएएस अधिकारी पर महिला ने आरोप लगाया है, उनकी भूमिका अभी तक स्पष्ट नहीं हुई है। ये हमारे आश्रम को बेचने की साजिश थी और इसमें मेरे ऊपर हमला हुआ 20 नवंबर को। उससे पहले से ही प्रकरण चल रहा है, लेकिन 20 नवंबर को 15-20 लोग आए थे। उन्होंने मेरे से दुष्कर्म की कोशिश की, जान से मारने की कोशिश की थी। परमात्मा की कृपा से मैं बच गई, नहीं तो वो कामयाब हो जाते। तो इसमें पुलिस वालों की संलिप्तता थी, वो सामने दिखाई दे रहा था ना। उन्होंने किसी को गिरफ्तार किया। मैंने सभी जगह गुहार लगाई है, लेकिन मुझे मानसिक प्रताड़ना के अलावा इसमें कुछ नहीं मिला। हरिद्वार में उत्तरांचल पंजाबी समाज ने भव्य लोहड़ी मेला कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह बातौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उनका पंजाबी महासभा के पदाधिकारियों और सदस्यों ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। वहीं कार्यक्रम का शुभारंभ राज्यपाल ने दीप प्रज्वलन कर किया। इसके बाद पारंपरिक लोकगीतों, नृत्य और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने पूरे माहौल को पंजाबी संस्कृति के रंग में रंग दिया। बच्चों और युवाओं के प्रदर्शन ने दर्शकों का मन मोह लिया। साथ ही सिख समाज की कोरोना काल में की गई सेवाओं को भी राज्यपाल ने याद किया। तो भव्य लोहड़ी मेला का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यपाल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। मेला कार्यक्रम में राज्यपाल भी शामिल हुए मुख्य अतिथि के रूप में। ये तस्वीरें भी यहां से सामने आ रही है और राज्यपाल ने दीप प्रज्वलन कर इस मेले का शुभारंभ किया।
चंपावत में जन जन की सरकार जन जन के द्वार के तहत बहुउद्देशीय जनसेवा शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम पीएम श्री अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज मैदान में आयोजित किया गया। वहीं शिविर की अध्यक्षता जिलाधिकारी मनीष कुमार ने की। शिविर के दौरान ग्रामीणों ने कुल 97 से ज्यादा शिकायत पत्र सीधे जिलाधिकारी को सौंपे, जिन पर तुरंत संज्ञान लेते हुए संबंधित विभागों को मौके पर ही आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। अपडेट करवाने आए हैं और यहाँ बहुत सुविधाएं हैं, दवाई और क्या कहते हैं, सब कुछ की सुविधाएं हैं। चौमेल क्षेत्र में आज जो मेरा 8 साल से काम नहीं हो रहा था, आज काम हो चुका है। धन्यवाद। ग्राम सवाली दो चौमेल में जो आज जन जन सभाएं लगी हैं या जो यहाँ पर कर्मचारी आए हैं, खाद्य आपूर्ति से लेकर वन विभाग से लेकर जो यहाँ पर आए हैं कर्मचारी, उनका मैं बहुत बहुत आभार करता हूँ। और मैं आशा करता हूं कि जो हमारे पिछड़े वर्ग के लोग रहते हैं यहाँ पर, हमारे उन लोगों को तक ये सुविधा मिल रही है और प्राप्त हो रही है। ये जो द्वार लगा है जनता द्वार, इसमें हमें दवाई, जनता दरबार में हमें दवाई मिली, इससे बहुत फायदा हो रहा है। रुद्रपुर में अग्निशमन विभाग को रेस्क्यू कार्यों और ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए नए आधुनिक मशीन अवेलेबल कराए गए हैं। इन मशीनों के मिलने के बाद फायर कर्मियों ने उनका अभ्यास भी किया। बता दें कि अग्निशमन विभाग ने फायर कर्मियों को जंपिंग कुशन और फायरमैन सेल्फ रेस्क्यू डिवाइस जैसे अत्याधुनिक रेस्क्यू मशीनें उपलब्ध कराई है। इन मशीनों के जरिए ऊंची इमारतों में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने में मदद मिलेगी। मौके पर मुख्य अग्निशमन अधिकारी, सहायक अग्निशमन अधिकारी और डिवीजन अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। अधिकारियों ने यह कहा कि इस तरह की ट्रेनिंग से आपातकालीन स्थितियों में तुरंत और सुरक्षित रेस्क्यू सुनिश्चित किया जा सकेगा। तो रेस्क्यू कार्यों को और प्रभावी बनाने की एक पहल इस वक्त यहाँ पे देखने को मिल रही है, जहाँ पे फायर कर्मियों ने नई मशीनों का अभ्यास किया है और ऊंची इमारतों में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने में काफ़ी आसानी इन मशीनों के माध्यम से होगी। अत्याधुनिक मशीनें जो है अवेलेबल करवाई गई है। अग्निशमन विभाग के कई अधिकारी इस वक्त मौजूद रहे और रेस्क्यू कार्यों को और भी प्रभावी बनाने की पहल यहाँ पे देखी जा सकती है, जहाँ पे फायर कर्मियों ने नई मशीनों का अभ्यास भी किया। मुख्यालय से जो हमें सेल्फ डिवाइस मिले हुए हैं और ये जंपिंग कुशन मिला हुआ है, तो मुख्यालय के आदेश अनुसार आज यहाँ पर एक ट्रेनिंग दी जा रही है। जनपद के सभी स्टेशनों से कर्मचारी आए हुए हैं और सबको क्रमवार ट्रेनिंग दी जा रही है, ताकि कभी भी कोई आपदा स्थिति में ये बखूबी काम कर सकें। क्या क्या टूल्स इनको नए उपकरण जो है वो मिले? हाँ, एक तो जंपिंग कुशन मिला हुआ है जो हाई राइज बिल्डिंग से कूदने के लिए। जैसा कि आपने पीछे भी देखा होगा, कई बिल्डिंग में आग लगी तो लोग गिर के मर गए थे, कोई वहाँ पर नहीं था, तो इसलिए एक सेल वो आया है। ऑपरेशन स्माइल के तहत जीआरपी को बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस ने पुलिस मुख्यालय के अभियान में गुमशुदा लड़की को सकुशल बरामद कर परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। बता दें कि एसपी जीआरपी के नेतृत्व में कार्रवाई के निर्देश मिले थे और जीआरपी लक्सर और एसओजी ने तुरंत सर्च ऑपरेशन चलाया और सीसीटीवी की मदद से अहम कामयाबी मिली है। गुमशुदा लड़की को पंजाब के लुधियाना के डंडारी कला क्षेत्र से सुरक्षित बरामद कर लिया गया, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस का आभार जताया और जीआरपी पुलिस की प्रशंसा भी की। खबर नैनीताल से है। नैनीताल में पिछले कुछ समय से होटल, रिजॉर्ट और होम स्टे कारोबार करने वालों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिली, जहां ग्रामीण क्षेत्रों और कस्बों में कई लोग पर्यटन विभाग की परमिशन के बिना होटल और होम स्टे चला रहे हैं। ऐसे में लोगों पर विभाग ने सख्ती करना शुरू कर दिया है। जिला पर्यटन विकास विभाग की ओर से बीते साल 3 महीने में ऐसे 22 होटल और होम स्टे का चालान काटा है, जबकि 10 होम स्टे को नोटिस जारी किया है। जिले में तेजी से बढ़ते पर्यटन कारोबार के चलते बिना परमिशन होटल और होम स्टे चलाने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। जिला पर्यटन अधिकारी ने बताया कि पर्यटन विभाग ने ऐसी अवैध पर्यटन इकाइयों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। बहुत सारे हमारे नोटिस में जैसे ये होम स्टे आ रहे हैं कि कोई बिना पंजीकरण के चल रहा है या नियमों के विरुद्ध चल रहा है, तो उस पर फिर चालानी कार्रवाई की जाएगी। अभी भी
हमने मुक्तेश्वर क्षेत्र और जो दिसंबर के माह में भी है, तो अब करीब 10 प्रॉपर्टीज को चालान दिया गया है। तो ये कार्रवाई लगातार जारी है और अभी भी जो बिना पंजीकरण के चल रहे हैं उन पर कार्रवाई की। मुंशियारी के उच्च हिमालयी इलाके में पहली बर्फबारी हुई और निचले इलाके में शीतलहर का कहर जारी है। बता दें कि उच्च हिमालय में खलिया टॉप घूमने गए पर्यटकों ने बर्फबारी का मजा उठाया। वहीं उच्च हिमालयी क्षेत्रों पंचाचूली, राजरंभा, हीरामड़ी, मिलम, ग्लेशियर, रालम की चोटियां बर्फ की सफेद चादर से ढकी नजर आई। घूम के गोल सर्कल में इधर से भी तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पर्यटक भारी संख्या में पहुंच रहे हैं और मौसम और बर्फबारी का मजा लेते हुए भी नजर आ रहे हैं। जहाँ पे उच्च हिमालयी इलाकों में पहली बर्फबारी देखने को मिली और आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी बर्फ की सफेद चादर से ढका ये नज़ारा और पर्यटक अत्यधिक संख्या में यहाँ पे पहुंच रहे हैं, मौसम का मजा लेते हुए भी नजर आ रहे हैं। आसपास की चोटियों में आप देख सकते हैं बर्फ की चादर इस वक्त देखने को मिल रही है और एक नज़ारा बहुत खूबसूरत इस वक्त यहाँ पे देखने को मिल रहा है। खलिया टॉप कई पर्यटक पहुंचे हैं और मौसम का मजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। आसपास की चोटियों की अगर हम बात करें वहां पर भी बर्फ की सफेद चादर देखने को मिल रही है। तो हिमालयी इलाके जो है वहां पे पहली बर्फबारी देखने को मिल रही है और इस वक्त अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड के ऐसे कई सारे पर्यटक स्थल है जहां पे लोग अत्यधिक संख्या में पहुंच रहे हैं और मौसम का आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। उच्च हिमालयी क्षेत्रों की अगर हम बात कर ले, इलाकों की बात कर ले तो पहली बर्फबारी इस वक्त यहाँ पे देखने को मिल रही है। खलिया टॉप की अगर हम बात कर ले तो वहां पर भी अत्यधिक संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं और मौसम का आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो वही हिमालयी सीमाओं की सुरक्षा को लेकर देहरादून में एक अहम मंथन हुआ जिसको लेकर क्लेमेन टाउन में संगोष्ठी का आयोजन किया गया जिसमें राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुरमीत सिंह शामिल हुए। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि बदलते सुरक्षा हालातों को देखते हुए अब केवल सेना नहीं बल्कि नागरिक प्रशासन और समाज के साझा कोशिशों से ही सीमाओं को मजबूत किया जा सकता है। राज्यपाल ने कहा कि हिमालय केवल एक भौगोलिक सीमा नहीं बल्कि रणनीतिक देखने की शक्ति से बेहद संवेदनशील क्षेत्र है। वही कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सीमांत क्षेत्रों में सामुदायिक विकास पर सरकार का फोकस है। प्रयागराज महाकुंभ 2025 के दौरान उत्तराखंड एसडीआरएफ ने अपनी कुशलता और समर्पण से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उत्तर प्रदेश सरकार के विशेष अनुरोध पर उत्तराखंड की टीम एसडीआरएफ टीम को महाकुंभ में तैनात किया गया था जहां संगम नोज में टीम ने ड्यूटी निभाई। इस दौरान एसडीआरएफ के जवानों ने रेस्क्यू ऑपरेशन, इलाज, लापता श्रद्धालुओं की खोज और कई राहत कार्यों में योगदान दिया। उत्तराखंड में पुलिस मुख्यालय के मुख्य प्रवक्ता सुनील कुमार मीना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि एसडीआरएफ की सराहनीय सेवाओं को देखते हुए राज्य सरकार ने टीम को प्रोत्साहित किया है। बेहतर काम करने के लिए एसडीआरएफ के जवानों को मेडल भी दिया गया। प्रयागराज महाकुंभ 2025 के दौरान हमारी एसडीआरएफ की टीम को वहाँ पे ड्यूटी करने का मौका मिला था। यूपी गवर्नमेंट के विशेष अनुरोध पे हमारी एसडीआरएफ की टीम वहाँ पे गई थी और वहाँ पर हम लोगों की फोर्स ने बहुत ही अच्छा काम किया, बहुत ही मेहनत से काम किया। हमारी एसडीआरएफ ने जो बिल्कुल ख़ास जो संगम नोज था उस पे इन लोगों की ड्यूटी रही। रेस्क्यू कार्यों में, जो प्राथमिक उपचार में, लापता श्रद्धालुओं को ढूंढने में और समन्वित जो रेस्क्यू कार्य किए गए थे वहाँ पे, उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का हमारी एसडीआरएफ की टीम के द्वारा निर्वहन किया गया था, जिसकी वजह से इसको राज्य सरकार द्वारा इसके ऊपर प्रोत्साहन किया गया। उनको ड्यूटी के लिए जो है प्रदेश सरकार के द्वारा रिवार्ड किया गया। सितारगंज के शक्ति फार्म इलाके के कथावाचक रामचंद राय पर 2 अज्ञात बदमाशों ने हमला कर दिया, जहां बदमाशों ने कथावाचक पर फायरिंग भी की, जिसके बाद पीड़ित ने शोर मचाया। इसके बाद हमलावर फरार हो गए, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल की। वही घटना की सूचना फैलते ही पक्ष विपक्ष के जनप्रतिनिधि और आसपास के लोग कथावाचक के घर पहुंचे और उनका हाल जाना। वही नगर पंचायत अध्यक्ष सुमित मंडल का यह कहना है कि पुलिस ने आरोपी हमलावरों की जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन दिया है। साथ ही जनप्रतिनिधियों
ने कहा, हमारी पार्टी अलग अलग हो सकती है लेकिन इस घटना की निंदा करते हैं और कथावाचक रामचंद्र राय के साथ हैं। इससे पहले भी 2-3 बार ऐसी घटना हुई थी, जिसकी सूचना मैंने दोनों ही संबंधित चौकियों को मैंने दे दी थी। उस समय अगर मैं थोड़ा ठोस तरीके से उठता तो शायद मुझे संदेह नहीं था, लेकिन इस बार कुछ अति हो गई है, जिसके लिए आज मैं यहाँ पर थाने में भी आया हूँ और अपने यहाँ पर रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए। हमला किस समय हुआ था और किस चीज़ से? ये संध्या का समय था, लगभग 6 से 7 के बीच में रही होगी, और अज्ञात लोग थे, उनके पास कुछ तमंचे भी थे, जो कि फायर हुआ नहीं। ईश्वर की कृपा थी कि फायर हुई नहीं। रामचंद्र राय जी वो अकेले थे, लेकिन बाद में जब हमें सूचना मिली तो हम वहाँ पहुँचे, मौका भारत में हमने सब कुछ देखा तो लगा कुछ ना कुछ तो हुआ है। आज हम लोग यहाँ पर सभी जनप्रतिनिधि लोग, ये मैं नहीं कहता किसी समाज का मामला है या फिर किसी संगठन का मामला है या किसी व्यक्तिगत मामला है। आज अगर रामचंद्र राय जी पर हमला हो सकता है तो हम लोग जो जनप्रतिनिधि लोग हैं हम पर भी हमला हो सकता है। तो सभी को जिस प्रकार से हम लोग सुबह से लगे पड़े हैं और कल रात भी हम लोगों ने पूरा लगे थे अपने हिसाब से, और आश्वासन हम क्या कहते हैं कोतवाल साहब से ये पर कानून की व्यवस्था से बहुत बढ़िया मिला है। मुझे लगता है कि दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगा और बहुत जल्द हम तह तक पहुंचेंगे, क्योंकि ये प्रकरण खाली रामचंद्र राय जी का नहीं है, बहुत गंभीर विषय है और उसमें खुली जांच। निंदनीय घटना था, जो ऐसा घटना हमारे कथावाचक हैं जो सम्मानित है, उनके ऊपर ऐसा घटना नहीं घटित होना चाहिए था। हमने अभी हमारे कोतवाल साहब से हमने निवेदन किया सब लोगों ने कि भाई इनकी शीघ्र इनकी खुलासा होनी चाहिए। जो भी इसमें शरारत तत्वों के जो भी है, जांच में जो भी व्यक्ति का नाम आए, चाहे किसी प्रकार का भी हो, कोई पावरफुल हो या दबंगई हो, जो भी है, चाहे वो खनन वाला हो, चाहे वो कोई भी हो, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये हम सब लोगों ने अभी हमारे कोतवाल साहब से हम सब लोगों ने ये निवेदन। बहुत ही निंदनीय घटना है और हम लोग मौके पे पहुंचे कल रात, और निश्चित तौर पे किसी राजनीतिक बात नहीं है, व्यक्ति विशेष बात है। और गुरुजी जो है हमेशा अपने समाज के लिए, अपने क्षेत्र के लिए वो बात करते रहते हैं, और ऐसे घटना हुई तो वो निंदनीय घटना है। हम लोग रात पहुँचे उनके पास और हमने उनका आश्वासन दिया कि गुरुजी इस मौके पे ऐसे टाइम पे हम पूरे क्षेत्र के लोग आपके साथ है, इसमें घबराने की बात नहीं है। और कल रात से लेकर अभी तक चेयरमैन साहब है, तमाम जो बुद्धिजीवी लोग हैं, हम उनके साथ हैं। अभी आए थे और कोतवाल साहब से हमने आग्रह किया कि जल्द से जल्द खुलासा किया जाए और जो भी इसमें दोषी हो उसको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। और उन्हें आश्वासन हमारे कथावाचक श्री रामचंद्र जी पे जो हमला हुआ है ये बड़े निंदनीय है, और हमारे क्षेत्र शक्ति फार्म एक शांतिप्रिय क्षेत्र है। हम चाहते प्रशासन से मांग कर रहे हैं, और माननीय कोतवाल साहब से बात हुई है, उन्होंने कहा कि तत्काल इस पर जो है कार्रवाई करके जो दोषी है उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई किया जाएगा और सलाखों के पीछे होंगे। और शक्ति फार्म क्षेत्र शांतिप्रिय है, जो आप कह रहे हैं कि जो है इस प्रकार का मामला नहीं होना चाहिए, ये वास्तविकता है कि ये समाजी प्राणी है, समाज के लिए बोलते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो है इनके ऊपर 2-3 बार भी हमला हो चुका है, ये कह रहे हैं, तो कुछ ना कुछ सत्यता इसमें होगी, तो इसके लिए जांच हो रही है। जांच के बाद ही पता चलेगा। और पूरे शक्ति फार्म वाले और जो भी हमारे बंगाली समाज के लोग हैं, दूसरे समाज के लोग, सब हम रामचंद्र जी के साथी हैं। देवभूमि की खबरों में फिलहाल इतना ही। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, कहीं मचाएगा, चल लौटेंगे।